हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं एएनएम जीएनएम का स्पेशल साइंस का एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो क्लास है वो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, 120/80, 200/130 या फिर 140/160 कितना होता है? आप लोग जल्दी से बतलाइए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास का सभी क्वेश्चन। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 120/80 होता है। 120/80। अगर यहाँ पे पूछता है कि अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो अनुशीतलन दाब 80 होता है और प्राकुंचन दाब 120 होता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, अनुशीतलन दाब और प्राकुंचन दाब। तो अनुशीतलन दाब 80 और प्राकुंचन दाब 120 होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पर देखिए। और अगर आप लोगों का इसका आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है? किण्वन, विसरण, दहन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में जो पहुंचता है वह विसरण विधि से पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा बतलाइए। लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या फिर आमाशय। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वह अग्नाशय होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। और जो सबसे बड़ी ग्रंथि यानी पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम या फिर काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास का, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही है आप लोगों का। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी टाइलिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, निमेटोड द्वारा या फिर प्रोटोजोआ द्वारा। और यह क्वेश्चन सभी लोगों को इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो बैक्टीरिया द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होता है। और LAB लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा होता है, या फिर इसको LAB बैक्टीरिया भी बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में जो बोलते हैं वह उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया
या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो अभी जस्ट हम पिछला क्वेश्चन में बतलाए थे कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो संक्षारण है इसको में ऑक्सीजन का योग होता है। किसी भी वस्तु है पदार्थ है उसको में ऑक्सीजन का योग हो जाता है, यानी कि हवा सब लग जाता है तो वह संक्षारित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिश, दमा, कुष्ठ या फिर ये सभी? आप लोग बतलाइए। और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एएनएम जीएनएम का स्पेशल क्लास हो रहा है। आप लोग डेली क्लास देखिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए बतलाइए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ, जो कि बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया द्वारा होता है। पेचिश जो है वह पेचिश प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पेचिश प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और दमा जो है वह एलर्जी द्वारा होता है। दमा एलर्जी द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बतलाइए यहाँ पे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या फिर ऑक्सीकारक क्या कहलाते हैं? बतलाइए। जैसे यहाँ पे अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पे ए और बी जो है यह क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के बाद यहाँ पे सी और डी मान लीजिए यहाँ पे हुआ तो यह प्रतिफल कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिकारक। अभिकारक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? श्वसन, श्वासोश्वास, प्रश्वास या फिर निश्वसन? तो यहाँ पे देखिए श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, दोनों यहाँ पे करता है, उसको श्वासोश्वास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी श्वासोश्वास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बतलाइए। अगर आप लोगों को इसका आंसर पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दिया कीजिए इसका आंसर। चलिए इसका बतलाइए क्या होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या फिर सुक्रोज? और यहाँ पे जो कोशिका उपयोग करती है वह ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज का उपयोग। और जो ग्लूकोज का अणुसूत्र कितना होता है बतलाइए? तो इसका होता है C6H12O6 होता है इसका अणुसूत्र। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक सभी का क्लियर है? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या फिर इनमें से कोई नहीं? बतलाइए यहाँ पे, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके कारण होता है? सभी लोग बतलाइए किसके कारण होता है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। सेरिब्रम इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो प्रमस्तिष्क बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिब्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रमस्तिष्क। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस या फिर स्मिथ? बतलाइए कि सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस का खोज किसने किया? वायरस, विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। वायरस का खोज सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ पर बतलाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 1892 ईस्वी में खोज किए थे। 1892 ईस्वी में दिमित्री इवानोवस्की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, देखिए अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण यानी किसके द्वारा भोजन लेता है अमीबा? कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सीलिया के द्वारा या फिर गुदा द्वार के द्वारा? तो इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा, कूटपाद द्वारा होता है। अमीबा भोजन जो लेता है वह कूटपाद द्वारा लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कूटपाद द्वारा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर या इनमें से कोई नहीं? क्या है बतलाइए, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? और आप लोगों को यहाँ बतलाते हैं कि इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा K2 एकेडमी, तो आप लोगों को इसका टेलीग्राम मिल जाएगा और उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी द्वारा? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो जो नियंत्रित होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ही शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है, तापमान को नियत बनाकर रखता है। और जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए चेचक के लिए टीके का विकास किया था मिलस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, यहाँ पे लुई पास्चर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे बतलाइए चेचक के टीके का विकास किसने किया था? चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने। और कब किए थे? तो 1796 ईस्वी में। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके का विकास किया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या फिर सभी कथन सत्य है? यानी कि ए, बी और सी तीनों। बतलाइए क्या हो जाएगा? तो मनुष्य के मादा जनन अंग से इन तीनों हार्मोन का स्रावन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन तीनों हार्मोन का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, सभी कथन सत्य है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण यानी कि अभी बतलाए थे उपचयन, और उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, वह कौन सा है जो कि नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन या फिर दहन? तो यहाँ पे देखिए भोजन का पचना, इसको में भी ऑक्सीजन का योग होता है, श्वसन में भी ऑक्सीजन का योग होता है और दहन में भी ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन के बिना दहन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, यानी कि अवक्षेपण हो जाएगा। इसको में ऑक्सीजन का कोई योग नहीं होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका आप लोग बतलाइए। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया? बतलाइए कौन सा अभिक्रिया है। और आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग डेली क्लास देखिए, इसी तरह के क्लास डेली आता है। और जो यह क्लास है वह ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर डेली अटेंड क्लास को कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो यही था आज के 20 क्वेश्चन।
आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से ज़रूर। इसलिए आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए और बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल के लिए भी क्लास बहुत सारे हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।